अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मीरत निशान। सो व्यूअर्स, सबको हैरत हो रही होगी देख कर के 26 पर 6 विकेट्स के फौरन बाद 262 पर ऑल आउट हुए। अच्छा, जब 26 पर 6 विकेट्स गई तो मुझे महसूस हो रहा था कि रात को जब मैं बात कर रही थी कि नहीं भाई, बांग्लादेश जो है वो तो लीड ले जाएगा आराम से 250-150 रन की। 250-150 नहीं, मतलब 150 पौने 200 रन की। तो मुझे मतलब ख्याल आया, मैंने कहा नहीं यार, गुड हो गया, अच्छा हो गया, पाकिस्तान जो है बाउंस बैक कर रहा है, बहुत अच्छा हो गया। अभी ऑल आउट कर देंगे और एक अच्छी खासी लीड ले लेंगे। उससे कुछ ही देर बाद क्या होता है कि लिटन दास, जिसको डेफिनेटली वो एक हमारे लिए एक मुश्किल टारगेट था। और पाकिस्तान के लिए दरअसल बात ही होती है कि जो मुश्किल टारगेट होता है वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हुआ क्या कि जनाब ले गए बाजी और बांग्लादेश को वो अच्छे खासे मार्जिन के साथ जो है उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दे दी और एक तोहफे के अंदर रखकर रन दे दिए कि ये लो पाकिस्तान, ले लो अपने रन वापस। पाकिस्तान ने उसके बाद जो है वो अपनी दूसरी इनिंग शुरू की, जिसके अंदर पाकिस्तान ने 9 रन बनाए और 2 विकेट्स आपकी चली गई, जिसके अंदर मेरे ख्याल से साइम अयूब ने एक ही चौका लगाया, मेरे ख्याल से 6 रन है उनके, और अब्दुल्ला शफीक 3 रन बनाकर आउट हो गया। अब्दुल्ला शफीक हम देखें अगर दोनों टेस्ट के अंदर जो है फ्लॉप गए हैं, बहुत बुरी कारकर्दगी आई उनकी तरफ से। उसकी रीजन मैं ये नहीं कहूंगी कि अब्दुल्ला शफीक के अंदर कोई एबिलिटी नहीं है। अब्दुल्ला शफीक कैपेबल है और एबिलिटी भी उनमें है, लेकिन जितने गैप के साथ उनको चांसेस मिलते हैं तो फिर ऐसे ही होता है। मतलब प्लेयर्स को जब प्रैक्टिस भी पूरी नहीं होनी है, इंजरीज होनी है, तो उनका ठीक से ख्याल भी नहीं रखा जाना है, तो फिर डेफिनेटली आपका एक मोमेंटम जो बना होता है वो खराब हो जाता है। अब आ जाते हैं अपनी बॉलिंग की तरफ कि हमने बॉलिंग में इतना अच्छा करते करते मार खाई क्यों। पता नहीं क्या हुआ, लंच ब्रेक के बाद ऐसा क्या खा पी लिया, ऐसा क्या ओवर ईटिंग कर ली, कौन सी चीज खा ली कि उसके बाद जो है वो खत्म हो गई कहानी। कौन सा ऐसा प्रेशर ले जाते हैं। कहते हैं कि बाबर आजम अंडर प्रेशर होता है, मुझे तो लगता है शान मसूद भी अंडर प्रेशर है। शान मसूद कैच ड्रॉप करने के साथ साथ आप ये देखें कि वो इस दोनों दोनों टेस्ट के अंदर वो आपको कहीं नजर नहीं आया। अगर नजर आया तो काम खराब करते हुए ही नजर आया शान मसूद। तो भाई अगर शान मसूद ने बीइंग का कैप्टन यही कुछ करना था तो फिर आप बाबर आजम को ही कैप्टन रहने देते। उधर शाहीन थे T20 के, आप ठीक है आपने उनको बनाया कप्तान, लेकिन आप यहाँ पर फिर मत चेंज करते, बाबर को रहने देते टेस्ट में। अगर आपने यही भंड मारने हैं तो बाबर आजम भी कर रहे थे, वो भी करते रहते। लेकिन खैर इट्स ओके। अब जो अफसोस की बात है, ज्यादा कैप्टनसी एक तरफ है, मैं आऊंगी बॉलिंग की तरफ और स्पिन की तरफ। आपका खुरम शहजाद जिसने 6 विकेट्स ली, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा विकेट्स हैं, लेकिन बहुत खुश होने वाली बात भी नहीं है, बिकॉज 90 रन खाने के साथ साथ उन्होंने जो है टेस्ट में रन आपको हो भी जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर आपकी फास्ट बॉलिंग दुनिया भर में मशहूर है, जिसकी बात आप करते हैं कि हमारी फास्ट बॉलिंग एक बहुत ही खतरनाक फास्ट बॉलिंग है, तो फिर आपको कोई मेडन ओवर तो करना चाहिए जो इतने अरसे से आप नहीं कर पाए हैं। खैर 21 ओवर इन्होंने किए। उसके बाद अबरार की अगर हम बात करते हैं, अबरार क्योंकि हमारे स्पेशलिस्ट स्पिनर थे और बहुत अरसे से मैं भी ये बात कर रही थी, हम सब ये बात कर रहे थे कि अबरार को होना चाहिए, और आई वॉज 100% श्योर। अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करें तो आप लोग एक मेरा जोर के जोड़ का जो हमारा प्रोग्राम चलता है समा टीवी में, मैंने उसके अंदर बोला था कि अबरार मुझे लग रहा है कि अपने इस टेस्ट में नहीं चल पाएंगे, और उसके बाद उन पर पक्का पक्का एक टैग लग जाएगा कि अबरार खत्म हो गया है। तो खत्म करने वाले भी हम लोग हैं। होता है समटाइम्स लक आपकी साइड पर नहीं होती, समटाइम्स आप फॉर्म में नहीं होते हैं, समटाइम्स आप अंडर प्रेशर होते हैं। लेकिन स्पिनर्स को वैसे भी बांग्लादेश जो है वो अच्छा खेलता है, लेकिन अबरार 83 रन उन्होंने खाए और एक भी विकेट ना ले सके। अच्छा, अच्छी खासी मार इनको पड़ी है। लिटन दास की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने इनको बहुत मारा है इस टेस्ट में भी और इससे पिछले वाले टेस्ट में भी। अच्छा, मोहम्मद अली हमारे फास्ट बॉलर जिन्होंने कोई विकेट नहीं ली है, 20 रन खाए हैं। मीर हमजा जिन्होंने 2 विकेट लिए लेकिन 50 रन खाए, और इसी के साथ सलमान अली आगा जिन्होंने 2 विकेट ली और 13 रन पड़े और ओवर जिन्होंने थोड़े से करवाए। अच्छा, अब यहाँ पर मैच खत्म होता है और उसके बाद एक बड़ा एकदम से चेंज, एकदम से प्रेशर और एकदम से ऐसी अटैकिंग फॉर्म बांग्लादेश की तरफ से आती है कि पाकिस्तान वहीं पर सारे दावे सारी बातें खत्म हो जाती। अच्छा, अब मैं बात करूंगी BBL की। एक बहुत बड़ी लीग है जिसमें हमारे पाकिस्तान के खिलाड़ी आपको अक्सर खेलते हुए नजर आते हैं। आपको हारिस रऊफ भी खेलते हुए नजर आते होंगे वहां पर, और हारिस रऊफ अक्सर ही BBL में आपको नजर आते हैं, शौक से खेलते हैं, पैसे वाली लीग है। लेकिन इस बार क्या होता है कि सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं, हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, कोई कैपेबल है नहीं है, किसी ने अभी शुरू किया, पुराना किया हुआ था, पहले किया बाद में किया, सब ने अप्लाई किया इसके अंदर, सब इसके लिए अवेलेबल थे, सब ने अपनी अवेलेबिलिटी शो करवाई। और अफसोस की बात आपको बता रही हूँ कि पाकिस्तान मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान मीडिया में, मैं खुद भी मीडिया से हूँ, और लेकिन इस वक्त क्योंकि मैं अपने यूट्यूब पर बैठी हूँ तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हम जो न्यूज पर दिखा रहे हैं
वो हम ये दिखा रहे हैं कि उसामा मीर को ही इज द ओनली प्लेयर जिनको बीबीएल के लिए सिलेक्शन मिली है, उसामा मीर को सिलेक्शन मिली है। आप ये नहीं बता रहे हैं कि उसामा मीर के अलावा बाकी जो 60-70 प्लेयर्स हैं, या मेरे ख्याल से इससे भी ज्यादा हैं, उनको सबको रिजेक्शन मिली है। हर चीज के दो रुख होते हैं। उसामा मीर को सिलेक्ट किया गया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, कर लिया गया। बट दूसरा रुख क्या है कि आपके सारे प्लेयर्स वहां पर फ्लॉप हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि भाई हमारी जान छोड़ो, यहां से चले जाओ आप। तो आप ये देखें कि जिन लीग्स को अहमियत देकर आप अपने मुल्क की क्रिकेट का नुकसान कर रहे हो, आज आपको वो लीग्स भी नहीं ले रही हैं। बिकॉज ऑब्वियसली सी बात है, अगर एक शख्स अपने मुल्क के लिए ठीक से नहीं खेल पा रहा है तो वो लीग्स में क्या ही खेलेगा। बिग बैश हो, कोई भी लीग हो, बांग्लादेश की हो, श्रीलंका की हो, कहीं की भी हो, युगांडा की हो, नेपाल की हो, हमारे प्लेयर्स वहां पर जाकर खेल भी लेंगे तो ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ये इनको बड़ी लीग के अंदर कोई भी शामिल किया जाए। आईपीएल की बात करते हैं, अगर आईपीएल के अंदर ये प्लेयर्स जाएंगे तो ये आईपीएल में भी नहीं चल पाएंगे। पहली बात तो ये कि अगर इनको बिग बैश में नहीं लिया जा रहा तो आईपीएल इनको क्यों लेगा। मतलब अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में अगर इंडिया पाकिस्तान आता है तो फिर उसके बाद आपकी बायोलेटरल सीरीज हो सकती हैं, आपके क्रिकेट के ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपके अंदर कैपेबिलिटी क्या है कि आपके साथ कोई ताल्लुकात अपने ठीक करेगा भी तो किस बेस पर करेगा और क्यों करेगा। इतने अरसे से बाबर आजम फ्लॉप जा रहे हैं, शाहीन आफरीदी अपने रिदम में नहीं है, अपनी फॉर्म में नहीं है, और उनकी फॉर्म को बेहतर भी नहीं कर रहा कोई। बाबर आजम, क्योंकि मुझे नहीं पता पर्सनली, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है, अगर हो तो शायद मैं बेहतर समझ सकूं कि बाबर आजम के माइंड में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्यों वो फोकस नहीं कर पा रहे। बिकॉज वो एक कैपेबल प्लेयर है, लेकिन उसको बार बार विराट कोहली के साथ मवाजना कर करके हमने उस प्लेयर की जितनी भी कैपेबिलिटी थी वो खत्म कर दी है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो आपके रिजवान साहब आपके चले, बहुत अच्छा किया उन्होंने, पहले टेस्ट में बड़ा अच्छा स्कोर मारा उन्होंने, उसके बाद उन्होंने भी कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं कर पाए हैं। कैसी एक आधा पकड़ लेते हैं। लेकिन रिजवान के अलावा मुझे ज्यादा जो अफसोस हुआ है वो मुझे शान मसूद पर हुआ है। हम हर वक्त ये नहीं कह सकते कि बाबर गलत है, शाहीन गलत है, नसीम शाह गलत है, रिजवान गलत है। इस वक्त उंगलियां शान मसूद पर भी उठ रही हैं और उठनी भी चाहिए, क्योंकि भाई इतनी देर के बाद आपका एक टेस्ट हो रहा है। इससे पहले आप ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अपना टेस्ट हारे हो और बुरे तरीके से हारे हो। चलो मान लिया ऑस्ट्रेलिया की पिच, पर्थ की पिच जो है वो बहुत मुश्किल थी, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो है वो बहुत अटैकिंग थे, आपसे हैंडल नहीं हुए हैं। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको क्या था, ये तो आपकी होम ग्राउंड थी, आपके सामने बांग्लादेश था। आप बांग्लादेश के खिलाफ भी ऐसे डर रहे हो जैसे आपके सामने पता नहीं कौन सा कोई तूफान आ गया है। मतलब ये वही क्रिकेट है, ये वही बैट है, ये वही बॉल है जो आप रूटीन में है। मैं अगर प्रोग्राम करती हूँ, मैं स्क्रीन पर बैठती हूँ, तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मुझे 10 बार भी आप दिन में स्क्रीन के आगे बिठाओगे भाई मैं बैठ जाऊंगी, मुझे आप रोज बिठाओगे मैं रोज बैठ जाऊंगी, मेरा काम है, मेरी फिंगर टिप्स पर है ये चीजें। लेकिन एक क्रिकेटर है, उसका काम क्रिकेट खेलना है, उससे अगर क्रिकेट नहीं खेली जा रही है तो मेरी समझ से बाहर है कि वो क्रिकेटर क्यों है। एक कैप्टन है, उससे कैप्टनसी नहीं की जा रही है, वो एक पुअर गेम प्लान के साथ जा रहा है, पुअर स्ट्रेटेजी के साथ जा रहा है। आप मैच देखें, आपको कहीं पर कोई गेम प्लान नजर नहीं आएगा, कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं आएगी, आपको सारे प्लेयर्स बुखलाए हुए नजर आएंगे। आपका कोई प्लेयर किसी भी माइंड सेट के साथ आपको वहां पर नजर ही नहीं आएगा। आप फील्डिंग देख लो, आप बॉलिंग देख लो, आप बैटिंग देख लो। मुझे नहीं समझ आ रही है कि जेसन गिलेस्पी साहब इस वक्त कहाँ हैं और क्या गेम प्लान उन्होंने दिया है। बेशक वो अभी आए हैं, लेकिन भाई आ तो गए हैं ना अब। आप उनको एक्सपीरियंस की बेस पर लेके आए ना कि बहुत एक्सपीरियंस्ड कोच हैं, अब आ तो गए हैं, अब उन्होंने और क्या करना है। लेकिन जो एक कड़वा सच है वो ये है कि कोई यहाँ पर राहुल द्रविड़ भी आ जाएंगे ना तो भी ये प्लेयर्स कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये करना चाहते नहीं है। यहाँ पर कोई भी कोच आ जाएगा, बेहतरीन दुनिया के कोचेज अगर मैं कहूँ कि वो यहाँ पर आ जाएंगे, ये प्लेयर्स तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इनको कुछ करने के लिए भाई पहले आपके अंदर खुद एबिलिटी होती है कि आप खुद अपने आप को आईने में देखकर, ऐसे अक्सर आप साहब कहते होते हैं कि आईने में अपने आप को देखकर महसूस किया कभी आपने कि आप जो करने के लिए वहां पर हैं कि आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर बैठकर परेशान होते हैं, सर खपाते हैं, बोलते हैं भाई ये हो गया वो हो गया, 274 का टारगेट दिया, कुछ भी नहीं किया, 9 रन पर 2 विकेट गवा दी अपनी। पाकिस्तान के प्लेयर्स कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है। वो आराम से खा पी रहे हैं, अपनी लंच ब्रेक एंजॉय कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि हमें एडवर्टीजमेंट मिल जाएंगी, हम लीग्स के अंदर चले जाएंगे। मुझे समझ नहीं आती आप किस मुंह से आप बीबीएल के अंदर अप्लाई कर रहे हो भाई। क्या क्या लगता है आपको कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया जो आप बीबीएल में जाकर कर लोगे। और बहुत अच्छा किया उन्होंने एक प्लेयर को भी नहीं लिया, एक भी प्लेयर को नहीं लिया, सिर्फ उसामा मीर को लिया, जिसको पाकिस्तान के अंदर, मैं ऑन स्क्रीन ये बात कर रही हूँ, ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रही हूँ कि आप जो एंगल दिखा रहे हो कि उसामा मीर को लिया गया है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन आप ये बताओ कि वहां पर जो बाकी के 70-80 प्लेयर्स हैं उनको रिजेक्ट किया गया है, और उनको रिजेक्ट करने की क्या वजह है। आपके प्लेयर्स इंजर्ड हैं,
आपके प्लेयर्स का कोई रैंकिंग में कोई नाम नहीं है, जो थोड़ा बहुत था ओडीआई में मुझे नहीं समझ आती कि बाबर आजम अभी भी टॉप पर क्यों है, क्या उनके रन हैं, क्या किया उन्होंने ऐसा। अगर आप मुसलसल इसी तरह के गेम प्लान के साथ जाएंगे तो भाई आपका नुकसान होगा और आपको इस नुकसान से कोई बचा नहीं सकेगा। और अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको दुनिया भर में भी नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, रिटायरमेंट देते हैं, उनकी रिटायरमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है और वो उसके साथ खड़े होते हैं, जबकि वो बहुत कैपेबल होते हैं। यहाँ पर रिटायरमेंट छोड़कर जो प्लेयर्स अभी नए आ रहे हैं वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब हर तीसरा बंदा उठकर कह रहा है हमें लीग में शामिल कर लो, हम बस एक आधा इंटरनेशनल मैच खेले और हम लीग खेलने लग जाए और उसकी बेस के ऊपर आगे हमें कुछ ना कुछ मिल जाए। ऐसा नहीं होता। नियत नियत होती है तो कुदरत का निजाम भी आपकी साइड पर होता है। अगर आप नियत के साथ अपने कंट्री के लिए, जिस कंट्री ने आपको रिप्रेजेंट किया है, जिसकी शर्ट पहनकर आप घूमते हो, आप जिसकी वजह से जाने जा रहे हो दुनिया में, अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं करोगे, उसके लिए नहीं खेलोगे, तो भाई आपको दुनिया में कोई भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। है इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होती है नाज़रीन नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। हम बात करेंगे क्योंकि कल का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना यह है कि पाकिस्तान अब क्या करता है, अब नया क्या करता है। तो एक अगेन एक इम्तिहान है और उसके बाद मुझे तो अफसोस हो रहा है, सोच सोच कर खौफ आ रहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ हमने क्या ही करना है। तो आपसे मुलाकात होती है फिर, तब तक के लिए बाय बाय।